मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 1 हिस्ट्री। हम आपका हिस्ट्री का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं। कैसे जानते हैं किसके बारे में? पास्ट के बारे में, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मैंने अभी आपसे कहा हम हेडिंग है हमारा, हम कैसे जानते हैं, कैसे जान सकते हैं किसके बारे में? पास्ट के बारे में। तो कह रहे हैं कि हिस्टोरियंस पिछले 250 सालों के बारे में किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, वो कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। One important source is the official record of British administration। आज से 250 साल पहले के बारे में, हिस्ट्री के बारे में अगर हम जानना चाहें, उसके बारे में हम लिखना चाहें, तो हमें जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। हमारे लिए यानी हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि हिस्टोरियंस उन ऑफिशियल रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके आज से 250 साल पहले का जो भी टाइम पीरियड था उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और वो इन ऑफिशियल रिकॉर्ड को एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज़ करते हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये मानना था कि जो भी काम किया जाए उसको लिखना, उसको लिखित फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो राइटिंग को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up। जो भी इंस्ट्रक्शंस वो देते थे, जो भी प्लान वो बनाते थे, जो भी पॉलिसीज़ बनाते थे, जो भी डिसीजंस लेते थे, किसी दूसरे के साथ में जो एग्रीमेंट करते थे, जो इन्वेस्टिगेशंस होती थी, हर एक चीज़ को वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली लिख लिया करते थे। और आज उन्हीं राइटिंग्स का इस्तेमाल हिस्टोरियन करते हैं उस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। वंस दिस वाज डन, थिंग कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। और आज उन चीज़ों का जब हम इस्तेमाल करे जाते हैं तो उनको हम पढ़कर, यानी कि हिस्टोरियन को आराम से पढ़ सकते हैं, या डिबेट वगैरह होती है तो डिबेट में भी उनको इस्तेमाल किया जाता है, बाकायदा उन पर डिबेट की भी जाती है। द कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोशन एंड रिपोर्ट्स। तो उस वक्त के बारे में, उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर के बारे में जो भी हमें उन ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलता है, वो ही चीज़ें हिस्टोरियंस उस वक्त के पीरियड के बारे में बताने के लिए एज आ सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। वो रिपोर्ट्स ही हैं जो हिस्टोरियंस को उस पीरियड के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। ब्रिटिशर्स का ये भी मानना था कि जितना भी रिटन डॉक्यूमेंट्स है उन सबको बहुत केयरफुली, बहुत अच्छी तरीके से उनको बचा कर रखना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये क्या करते थे कि जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते थे वहाँ पर ये एक रिकॉर्ड रूम बनाया करते थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑल ब्रिटिश ऑफिशियल्स मेड अ रिकॉर्ड रूम अटैच टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में एक रिकॉर्ड रूम बनाते थे। रिकॉर्ड रूम ये वो रूम होता था जहाँ पर तमाम रिकॉर्ड रखे जाते थे। कौन से रिकॉर्ड? जो बताएं, उनकी प्लान, पॉलिसीज, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, जो भी ये सब करते थे। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्टरेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट, द लॉ कोर्ट, द लॉ कोर्ट हैड ऑल दियर रिकॉर्ड रूम। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैम रिकॉर्ड रूम कौन से होते? तो देखिए, जो भी गांव होते थे वहाँ के जो तहसीलदार ऑफिसेज होते थे वो रिकॉर्ड रूम कहलाते थे। कलेक्टरेट का ऑफिस रिकॉर्ड रूम होता था, कमिश्नर का ऑफिस भी रिकॉर्ड रूम होता था, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट होते थे वो भी रिकॉर्ड रूम होता था, उनका ऑफिस भी। और जो कोर्ट थी, लॉ कोर्ट थी, वो भी रिकॉर्ड रूम थी। यहाँ पर तमाम रिकॉर्ड रखे रहते थे।
ऑल दो हैड दियर रिकॉर्ड, यानी कि तमाम लोग अपने अपने एरिया से जुड़े हुए रिकॉर्ड अपने पास रखते थे। जैसे कि तहसील का जो ऑफिस होता है, तो तहसीलदार जो है ना, वो ज़मीन का लैंड रिकॉर्ड रखता है अपने पास। लॉ कोर्ट जो होता है, कानून कचहरियाँ, वहाँ पर किसको पनिशमेंट दी गई, किस पे क्या सज़ा मिली है, ये तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। Specialized institutions like archives and museum were also established to preserve important record। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने कुछ ख़ास इंस्टीट्यूशंस भी बनवाए थे जिनको हम आर्चीव्स और म्यूज़ियम्स कहते हैं। ये वो स्पेशल इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पर ये इन रिकॉर्ड्स को, इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को, जो इनमें इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते थे उनको प्रिजर्व करके रखा करते थे। Letter and memos that move from one branch of the administration to another in early years of 19th century can still be read in the archives। जो भी लेटर वगैरह थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी रिकॉर्ड थे, वो एक ब्रांच से दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में मूव करे, तो उनको क्या किया गया, 19th सेंचुरी में उनको पढ़ा गया और फिर उसके बाद उनको बहुत केयरफुली आर्चीव्स में प्रिजर्व करके रख दिया गया। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर। इसके अलावा उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप उस वक्त के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स होते थे, उन्होंने जो भी रिपोर्ट्स प्रिपेयर की, जो भी उन्होंने रिटन डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, आप उनको पढ़कर भी आसानी से उस वक्त के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव दैट वाज सेंड बाय ऑफिसर द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। क्योंकि ये जो ऑफिशियल्स होते थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स होते थे, ये लोग प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स को इंस्ट्रक्शंस और जो भी डायरेक्टिव्स देते थे, जो भी चीज़ें भेजते थे, वो सब रिटन फॉर्म में भेजते थे। तो उन रिपोर्ट्स को पढ़कर हम उस ज़माने के बारे में बहुत हद तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। In the early year of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by the calligraphist। अगर हम अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें तो हमें पता चलता है कि इन रिकॉर्ड्स को बहुत ध्यान से कॉपी किया गया है और उनको जो कैलीग्राफिस्ट होते हैं उन्होंने लिखा भी है, लिखकर प्रिजर्व कर लिया गया है। दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैम कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं? कैलीग्राफिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो लिखने का फ़न जानते हैं, जो लिखने के फ़न में स्पेशल होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, अगर हम 19th सेंचुरी के मिडिल में देखें तो हमें पता चलता है विद द स्प्रीड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्योंकि प्रिंटिंग विद मिडिल 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, तो उसके बाद इन रिकॉर्ड्स को कई मल्टीपल कॉपीज़, बहुत सारी कॉपीज़ को प्रिंट कर लिया गया और प्रिंटिंग के द्वारा उनको हर एक गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट में उनको भेज दिया गया, जो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर ये है, नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया केम अप इन 1920। भारत की जो नेशनल आर्चीव है वो कब बनी थी? यहाँ पर रिकॉर्ड रखे जाते हैं 1920 में। कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में बनी थी। जब न्यू दिल्ली बना तभी ये बनी। द नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्चीव वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वाइस रीगल पैलेस। नेशनल आर्चीव और नेशनल म्यूजियम दोनों ही जगह कहाँ पर हैं? न्यू दिल्ली में वाइसरॉय पैलेस के बराबर हैं। वाइस रीगल पैलेस के बराबर में है। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस दिस इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। अब इनकी लोकेशन ये बताती है, वाइस रीगल पैलेस के बराबर में इनको बनाना लोकेशन से ये पता चलता है कि जो ऑफिशियल होते थे वो इस तरह की चीज़ों को अपने पास बनाते थे, आर्चीव्स या म्यूज़ियम्स को, ताकि वहाँ रिकॉर्ड प्रिजर्व कर सकें। अब वो आसानी से वो उनको वहाँ पर रख सकें, अगर उन्हें कभी देखना हो तो वो आसानी से वहाँ जा भी सकें। सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, अगर हम कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में थे तब भी सर्वे वगैरह को बहुत इम्पोर्टेंस हासिल थी।
तब भी सर्वे वगैरह किए जाते थे और आज भी किए जाते हैं, क्योंकि सर्वे करने से हमें क्या होता है, हमारी जो स्टडी है, हम जिसको स्टडी करना चाहते हैं, तो सर्वे करने से हमें हमारी स्टडी के लिए मटेरियल प्राप्त होता है। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी सर्वे प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता था, बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी। द ब्रिटिश बिलीव दैट द कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि हम उस वक्त ही किसी भी देश पर अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इफेक्टिव वे में राज कर सकते हैं, इफेक्टिवली उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं जब हमारे पास उसकी प्रॉपर जानकारी होगी, जब हम उसके बारे में सब कुछ जान लेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम सर्वे करें, सर्वे के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर पहले एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था, किस तरह के काम होते थे, ताकि सर्वे के ज़रिए हमें ये चीज़ें पता चल जाएंगी, तो हम इन पर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, हम इनको मतलब रूल कर सकते हैं और इन पर एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद डाल सकते हैं। By the early 19th century, detailed survey were being carried out to map the entire country. 18th सेंचुरी यानी कि स्टार्टिंग के 18th सेंचुरी में हमारे देश में तमाम चीज़ों को जानने के लिए अंग्रेज़ों ने एक डिटेल सर्वे शुरू कर दी थी। इन द विलेज ऑफ गाँवों में रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड। गाँवों में क्या होता था, गाँवों में रेवेन्यू सर्वे किए जाते थे। रेवेन्यू सर्वे क्या होता है, रेवेन्यू कहते हैं टैक्स को। रेवेन्यू सर्वे यानी कि एक ऐसा सर्वे कलेक्ट करना जिससे ये पता लगाया जा सके कि किस पे कितनी ज़मीन है, उससे कितना टैक्स लिया जा सकता है। The effort was to know the topography, the soil quality, the flora and the fauna। और इसके ज़रिए ये भी पता होता था कि वहाँ पर गाँवों में खेतीबाड़ी में किस तरह की मिट्टी यूज़ करते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, किस तरह की खेतीबाड़ी करते हैं। फ्लोरा एंड फाना लाइफ को समझने की कोशिश करते थे। द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, उन लोगों की अपनी लोकल हिस्ट्री क्या है, गांव के लोगों की, इसको भी जानने की कोशिश करते थे। किस तरह की फसलें उगाते हैं, ये तमाम चीज़ें रेवेन्यू सर्वे में जानने की कोशिश की जाती थी। ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन रीजन। और उस तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ब्रिटिश भी ये तय करते थे कि वो इस एरिया में, इस रीजन में किस तरह से काम धो रहे हैं। From the end of the 19th century, census operation were held every 10 years। 19th सेंचुरी के एंड से अगर हम देखें, बात करें 19th सेंचुरी के एंड की, तब क्या हुआ था, लगभग एक सेंसस ऑपरेशन यानी कि सेंसस ऑपरेशन किया गया जो 10 साल के लिए, यानी कि 10 साल के लिए एक सेंसस के होता है, उसमें पूरा रिकॉर्ड पेश किया जाता है। These prepared detailed record of the number of people in all the province of India। इस 10 साल के सेंसस में और ये देखा गया कि हिंदुस्तान के जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, किस तरह का काम, मतलब उन लोगों से तमाम जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स के रिकॉर्ड रखे गए कि किस जगह कितने प्रोविंस में, किस प्रोविंस में कितने लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तमाम रिकॉर्ड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनके बारे में कलेक्ट की गई। नथिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। इस सर्वे में कास्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई थी, धर्म से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं की गई और ना ही किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन से कि लोग क्या काम करते हैं, बल्कि रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन ली गई थी। कौन से डिटेल रिकॉर्ड कलेक्ट किए गए थे, कौन सी डिटेल इन्फॉर्मेशन ली गई थी कि किस प्रोविंस में कितने लोग रहते हैं। पहले वो ये जानना चाहते थे अंग्रेज़ कि उन्हें नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, नंबर ऑफ़ पीपल पता चल जाए, किस प्रोविंस में कितने लोग हैं, उसी हिसाब से वो वहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क है, यानी कि किस तरह से उसको एडमिनिस्टर करना है उस प्रोविंस को, वो फिर खाका तैयार कर सकें। There were many other surveys, botanical survey, zoological survey, archaeological survey, anthropological survey, forest survey। इसके अलावा उस वक्त बहुत सारे और भी दूसरे सर्वे किए गए। ये तो था रेवेन्यू सर्वे, और जो दूसरे सर्वे किए गए वो थे, कौन से सर्वे थे, बॉटनिकल सर्वे, उसके बाद जोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे। तो ये नंबर ऑफ़ सर्वेज हैं जो अंग्रेज़ों ने किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड, डू नॉट टेल। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।